देखिए कल हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका नाम क्या था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हम लोग क्या क्या देखे हुए हैं, तो मीनिंग देखे थे, ठीक है। और मीनिंग के अंतर्गत हम लोग दो तरह का संस्था देखे थे, एक लाभकारी संगठन और एक अलाभकारी संगठन, ठीक है। उसके बाद क्या देखे थे, फिर इसका एग्जाम्पल देखे थे। अलाभकारी संस्था में कौन कौन सा संस्था आता है वो देखे थे, इसका आय का मुख्य स्रोत क्या आता है वो देखे थे, और उस आय के मुख्य स्रोत का उपयोग हम किन उद्देश्यों में करते हैं ये चीजें देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे, फिर इसका ऑब्जेक्ट्स देखे थे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट्स क्या है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, यानी कि फीचर्स या विशेषता देखे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर देखे थे लाभकारी संगठन और अलाभकारी संगठन का क्या अंतर होता है, दोनों में क्या क्या अंतर है ये देखे थे। और उसके बाद नेक्स्ट देखे थे फिर लाभ न कमाने वाले या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखन या अभिलेख देखे थे कि कौन कौन से पुस्तकों में वो क्या करता है, लेखा करता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखे थे फिर लेखांकन अभिलेखों की आवश्यकता या उद्देश्य, यानी कि नेसेसिटी और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखे थे, ठीक। इसके बाद इसका कर्म देखे थे कि लेखा जोखा हम किस कर्म से करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स जैसे चंदा, दान, उपभोग्यजन वस्तुओं की राशि का ज्ञात करना, ठीक है। और फिर हम लोग क्या बनाते उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखे थे प्राप्ति एवं भुगतान खाता के बारे में कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखे थे प्राप्ति एवं भुगतान खाता और कैश बुक में अंतर देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाते की मुख्य विशेषताएं, ठीक। यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए यह रोकड़ पुस्तक की तरह होती है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे पहला जो खाता बनता है वो कौन सा बनता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर क्या बनता है, बैलेंस शीट, ठीक है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो रोकड़ पुस्तक की तरह होती है। मतलब जो भी नकदी में जो भी नगद में लेन देन हो रहा होगा हम उसी का लेखा करेंगे, बाकी का लेखा इसमें नहीं करते। ये बातें जब हम इसका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग देख रहे थे तो उस समय समझ चुके हैं। उसके बाद इसमें क्या लिखता है, सभी प्राप्तियां चाहे वो आयगत हो पूंजीगत हो डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। ये आयगत और पूंजीगत का मतलब आप लोगों को पता है, पहले भी पढ़े हैं, थोड़ा शॉर्ट में भी दोबारा जान लीजिए। आयगत मतलब जो रोजमर्रा के कार्यों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और पूंजीगत जो कभी कभार होता है जिसमें बड़ा अमाउंट यूज होता है, ठीक है। जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए प्राप्तियों के रूप में तो क्या बोल सकते हैं, सैलरी, ये रेंट बोल सकते हैं, इंटरेस्ट बोल सकते हैं, ये सब चीजें आते हैं। और पूंजीगत में आपका क्या क्या आ सकता है, जैसे लोन हो गया, ठीक है। और फिर बोलता है सभी भुगतानों को चाहे वे आयगत हो या पूंजीगत इसके क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का भुगतान हो, किसी भी प्रकार का प्राप्ति हो, नगद में होना चाहिए, चाहे वो आयगत हो चाहे पूंजीगत हो, उससे मतलब नहीं है। आप उसको कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में आयगत प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों को लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में आयगत भुगतानों और पूंजीगत भुगतानों को लिखेंगे। सीधा सा बात है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या लिखता है, इसमें गैर रोकड़ मदे जैसे ह्रास, ठीक है, डिप्रिसिएशन पढ़े ना हम लोग, उपार्जित आय, ठीक है, और आदत व्यय नहीं लिखे जाते। किसमें नहीं लिखे जाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि पहले ही ऊपर बोल दिया गया कैश बुक का सारांश होता है, जो नगद में लेन देन होता है हम उसी का लेखा करते हैं, बाकी का लेखा नहीं करते इसमें। तो कहीं ना कहीं ये जो डिप्रिसिएशन है वो नगद में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इससे कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, वो इंटरनल मामला हो चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका लेखा हम तीनों का नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस खाते के डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम प्रारंभ की रोकड़ ओपनिंग बैलेंस लिखी जाती है, ठीक है। जब भी हम इस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग बैलेंस पे समाप्त होगा। ये जब भी हम फॉर्मेट दिखाएंगे तो आपको ये चीजें दिखेगा, ठीक है। लेखांकन अवधि के अंत में इस खाते का शेष निकाला जाता है, जिसमें अंतिम रोकड़ शेष कैश एट द एंड ज्ञात होता है। इसे अंतिम हस्त रोकड़ यानी कि कैश इन हैंड भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो कहां पे समाप्त होगा, क्लोजिंग बैलेंस पे। क्लोजिंग बैलेंस पे जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश एट द एंड, या तो फिर कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ठीक है। इस खाते में चालू वर्ष से प्राप्त नगद एवं भुगतान की गई राशियों को लिखा जाता है, ठीक है। चालू वर्ष मतलब अगर अभी ये 2000 क्या चल रहा है,
26 चल रहा है, तो 26 से संबंधित जितना भी आपका नगद प्राप्ति और भुगतान रहेगा वो सब लिखेंगे साथ में, चाहे वो आपका करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, या नेक्स्ट या सब्सिक्वेंट ईयर का हो। मतलब इस साल 2025 का 24 का पैसा 2025 मिला तभी लिखेंगे, 26 का पैसा 26 में मिल रहा है तभी लिखेंगे, और 27 का पैसा 26 में मिल गया तभी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यह एक वास्तविक खाता है। कैसा खाता है? वास्तविक खाता। वास्तविक खाता मतलब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आपको पता है 3 प्रकार का खाता हम लोग पढ़े ना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो ये कौन सा खाता है? रियल अकाउंट है, यानी कि वास्तविक खाता है। ये सब एमसीक्यू में पूछता है, इसलिए ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए कुछ और बातें इसमें लिखा हुआ है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता के संबंध में सदैव ध्यान रखें। क्या क्या बातें ध्यान रखें? ऑलरेडी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, पर अभी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें चालू वर्ष के नगद लेन देनों का लेखा करते हैं, चाहे पिछले वर्ष से संबंधित हो, चालू वर्ष से या आगामी वर्ष से, वही बात है। इसमें गैर रोकड़ मद जैसे नॉन कैश आइटम जैसे ह्रास लेखा नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे ह्रास था, प्रीपेड एक्सपेंस होगा, उसके बाद एक्यूड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये सब चीजों का लेखा जोखा हम लोग नहीं करते, ये बात ये पीछे भी देख चुके हैं। इसमें उधार लेन देन, बकाया व्यय, उपार्जित है, पूर्वदत्त व्यय, अनुपर्जित आय का लेखा नहीं किया जाता, वही बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, इसमें वास्तविक रोकड़ एक्चुअल कैश से लेखा किया जाता है। ठीक है, किससे करते हैं? एक्चुअल कैश से करते हैं। यह खाता रोकड़ का अंतिम कोष प्रकट करता है। क्या करता है? रोकड़ का अंतिम कोष प्रकट करता है। कौन? प्राप्तियों भुगतान खाता। नेक्स्ट है आपका फिर देखो, उसके बाद है प्राप्तियों भुगतान खाते की सीमाएं। प्राप्तियों भुगतान खाते की क्या क्या सीमाएं? सीमाएं मतलब क्या करते हैं? लिमिटेशन, एक एरिया बंधा हुआ है, उसी के अंतर्गत होता है ये। तो प्राप्तियों भुगतान खाते की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला, यह लेखांकन के रोकड़ आधार पर बनाया जाता है। किस आधार पर बनता है? रोकड़ आधार पर, कैश बेसिस पे बनता है। ठीक है, इसमें गैर रोकड़ मदे जैसे ह्रास नहीं दिखाया जाता। ठीक है, यह लेखांकन वर्ष के आय एवं व्ययों के संबंध में सूचनाएं प्रदान नहीं करता। ठीक है, यह सिर्फ आय एवं व्ययों की नगद राशि की ही सूचना प्रदान करता है, कि जो नगद में आया और गया केवल उसी को दिखाता है। ठीक है, इसमें संस्था की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब संस्था की क्या वित्तीय स्थिति है ये जानकारी आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट से नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि यह सिर्फ नगद व्यवहारों का ही लेखा प्रस्तुत करता है, अन्य संपत्तियों व दायित्वों को छोड़ देता है। ठीक है, जब छोड़ देगा तो कंप्लीट हमको कैसे इंफॉर्मेशन पता चलेगा? उसके बाद बोलता है यह खाता वर्ष के अधिशेष या कमी को प्रकट नहीं करता। ठीक है, ये सीधा क्या बोलता है? ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस पे समाप्त होता है। यह लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार नहीं किया जाता। उपार्जन आधार क्या है पता है आप लोगों को? कि जो इस साल से रिलेटेड है, भले ही खर्च आप किए हैं, भले ही आपको नहीं मिला है, पर अगर इस साल से रिलेटेड है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा। जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब चीजों को जोड़ के घटा के लिखते थे कि नहीं हम लोग, तो वो बोलता है कि ये उपार्जन आधार पे नहीं है, कैश बेसिस पे। जो नगद में लेन देन होगा हम केवल उसी का लेखा करेंगे, बाकी का लेखा जोखा नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है? दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है फिर, प्राप्तियों भुगतान खाते का प्रारूप। अब हम लोग देखते हैं कि प्राप्तियों भुगतान खाता का फॉर्मेट कैसा होता है, किस प्रकार से इसमें लेखा जोखा करते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राप्तियों भुगतान खाते का फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट ऑफ रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट। अभी आपको जस्ट बताए थे कि ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस पे समाप्त होता है, ये बात बताए ना। उसके बाद दूसरी बात हम लोग ये सीखे कि एक साइड होता है इसका रिसिप्ट और दूसरा साइड होता है पेमेंट। इसके बाद हम लोग इस खाते के बारे में और क्या जानते हैं कि ये कैश बेसिस पे बनता है। किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे बनता है। उसके बाद क्या जाने कि ये खाता का नेचर कैसा होता है? रियल अकाउंट होता है। फिर क्या जाने कि इस खाते में कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट या रिवेन्यू रिसिप्ट्स या रिवेन्यू पेमेंट कोई भी हो, बस नगद में होना चाहिए, हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये ओपनिंग, जब हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखेंगे तो सारे प्राप्तियों को, ये ऊपर में लिखा हुआ ना प्राप्तियां या रिसिप्ट्स, तो सारे रिसिप्ट्स को लिखेंगे, चाहे वो पूंजीगत हो चाहे वो आएगा, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। तब जब पहले से हमारा एनपीओ चल रहा हो, मान लो इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। तो
अगर इस साल स्टार्ट हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ये समझना है कि ये इसी साल स्टार्ट हुआ है। और अगर ओपनिंग बैलेंस है मतलब आपको समझना है कि पूर्व से चलते आ रहा है, पीछे से चलते आ रहा है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस में कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, और उसके नीचे लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। कैश इन हैंड लिख देंगे, कैश एट बैंक लिखेंगे। कभी कभी कैश इन हैंड ही केवल रहेगा तो जो रहेगा बस उसी को लिखना है, कैश एट बैंक रहेगा तो कैश एट बैंक को साथ में लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे क्या लिखा हुआ, रिवेन्यू रिसिप्ट्स लिखा है ना, रिवेन्यू रिसिप्ट, जितना भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स रहेगा वो सारा का सारा हम लोग इसको यहां लिखेंगे। अब कैसे पहचानेंगे, जो रैकरिंग नेचर का होगा, रैकरिंग मतलब आवृत्ति, जो बार बार मिलेगा, छोटा अमाउंट मिलेगा, किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। और जो आय का साधन होगा, जैसे सब्सक्रिप्शन, चंदा, जो हमारे सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं और संस्था को वो चंदा के रूप में देते रहते हैं, तो बार बार मिलता है, ठीक है। तो वो क्या है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट से। तो सब्सक्रिप्शन को किधर लिखेंगे, प्राप्ति के साइड में, मतलब डेबिट साइड में। उसके बाद लिखा है जनरल डोनेशन, मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं, जनरल डोनेट आपको कोई व्यक्ति कर दिया, आप उस पैसे का कहीं भी खर्च कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जनरल डोनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क, कोई नया सदस्य हमारे साथ जुड़ता है उस समय जो फी देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फी बोलते हैं, ठीक है। देखो, और वो भी रैकरिंग नेचर का रहेगा तब लिखेंगे, कोई बड़ा सा अमाउंट दे दिया और अब वो पैसा नहीं देगा तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, वेस्ट पेपर और मैगजीन्स, ठीक है। पुराना रद्दी, ठीक है, पेपर्स को जब हम बेचते हैं उससे जो राशि प्राप्त होता है वो भी हमारा क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद फिर देखेंगे यहां से ये सेल्स ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल जो खराब हो गया है, ठीक है। उसके बाद है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, उसके बाद है प्रोसीड्स फ्रॉम लेक्चर या इंटरटेनमेंट्स, रिसिप्ट्स फ्रॉम शो या कंसर्ट्स, ठीक है। उसके बाद रेंट ऑफ हॉल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, वही है ना, एक मिनट। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, उसके नीचे और भी इंफॉर्मेशन है, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉकर्स, रेंट, सेल्स ऑफ स्क्रैप, ग्रांट्स, ये ग्रांट्स इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स जो है वो संस्था को चलाने के लिए जो धन देता है सहायता के रूप में, जिसको वापस नहीं लेता है, ठीक है। तो उसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रांट्स इन एड फॉर गवर्नमेंट। तो ये दो तरह का से मिलेगा, एक निश्चित किसी उद्देश्य काम के लिए मिला तो यहाँ नहीं लिखेंगे, एक जनरल काम के लिए मिला जिसमें हम लोग नॉर्मल खर्च उर्च कर सकते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ मिसलेनियस रिसिप्ट, छोटे छोटे प्राप्ति जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बार बार लिखेंगे तो हमारा खाता भर जाएगा, तो सब मिला के एक साथ लिख देते हैं, ठीक। और कैपिटल रिसिप्ट्स के अंतर्गत क्या आएगा, तो स्पेसिफिक या पर्पस डोनेशन, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपको मिला हो। उसके बाद है लेगेसीज, ठीक है। लेगेसीज का मतलब होता है वसीयत, क्या होता है, वसीयत, मरने वाले के इच्छा अनुसार जो धन आपको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेगेसीज बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति मृत्यु सैया पे पड़ा हुआ है, अब बोला कि मेरे मृत्यु के पश्चात इस फर्म, इस ऑर्गेनाइजेशन को 1 लाख रुपए दे देना, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लेगेसीज कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक, और सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद है सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है, जैसे उपहार के रूप में आपको मिलता है और उस उपहार के पैसे को आप क्या कर सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते, उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे जो ब्याज मिलता है आपको, ठीक है, उसको आप खर्च कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इंडोमेंट फंड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है, खेल कूद उपकरणों की बिक्री। उसके बाद है एंट्रेंस फी नॉन रेकरिंग नेचर का, अभी दिखाया था ना, ऊपर भी एंट्रेंस फी था, नीचे भी एंट्रेंस फी लिखा हुआ है, तो जो एक बार मिल जाता है, ठीक है, वो आपका नॉन रेकरिंग हो गया, जो बार बार मिलता है वो हो गया रेकरिंग नेचर का। रेकरिंग रहेगा तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगा, और अगर आपका नॉन रेकरिंग रहेगा तो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। उसके बाद है रिसिप्ट्स एंड अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड, किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपको फंड मिला, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, तो वो जाएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन स्पेशल फंड,
और क्या है, बस एक साइड का क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ ऐसा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, पूछना है नहीं ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, यदि कोई अभी देखो हम लोग यहाँ पे देखें ना कि जब हमारे पास कैश था हाथ में या बैंक में एक्स्ट्रा पैसा जमा है, तो हम लोग किधर लिखते थे, रिसिप्ट साइड में लिखते थे, टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखते थे, और कैश इन हैंड कैसेट बैंक के नाम से लिखते थे। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक से पैसा आप निकाल चुके हैं, ठीक है, ओवरड्राफ्ट पैसा है बैंक के, आपके ऊपर कर्ज के जैसा है। तो जब वैसा कंडीशन रहेगा तो आप डेबिट में लिख के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और वहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, सीडी गलत लिखा हुआ वहां पे, वो बीडी होगा, ठीक है, हाँ, और उसके नीचे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ओपनिंग स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहां तो बीडी ही लिखेंगे हम लोग। जब हम ट्रांसफर करते हैं तो सीडी लिखते हैं, कैरिड डाउन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रॉट डाउन, पीछे से आया, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, रिवेन्यू पेमेंट। अभी तक हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट देखें, जिससे पैसा हमको क्या है, कंपनी को कंपनी बोलना नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को बार बार पैसा मिल रहा था। अभी पेमेंट में आप क्या करते हैं, खर्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो किस चीज में खर्च हो सकता है, ऐसा सैलरी एंड वेजेज में हो गया। उसके बाद आपका रेंट, रेट्स एंड टैक्स में हो गया, इंश्योरेंस में है, ऑडिट फी में है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में है, ठीक है, होनोरियम्स है, पोस्टेज एंड कुरियर है, एडवर्टीजमेंट है, टेलीफोन है, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स है, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, ठीक है, गार्डनिंग है, कन्वीनियंस है, बैंक चार्ज है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, म्युनिसिपल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स है। उसके बाद है न्यूज़पेपर एंड प्रिडिकल्स है, मिसलेनियस एक्सपेंस है। ये सारा आइटम आपको दिखेगा तो क्या समझना है कि ये हमारा क्या है, खर्च है। किस प्रकार का खर्च है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट है, मतलब पेमेंट के साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में। और कैपिटल पेमेंट के अंतर्गत क्या आएगा वो समझिए, जैसे हम कोई संपत्ति खरीद लिए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि फर्नीचर, भवन, ठीक है। उसके बाद है परचेज ऑफ बुक्स, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, प्राइज फंड, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, कैपिटल पेमेंट है। और जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो जैसे ज्यादातर चांस होता है कि आपका डेबिट का साइड क्रेडिट के साइड से ज्यादा होता है, तो हम लोग ये साइड लिखते हैं बैलेंस सीडी, और उसके नीचे लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। बस ये हमारा रिसिप्शन पेमेंट का एग्जाम, मतलब वो फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो चूंकि यहाँ का फॉर्मेट देख के बातें तो समझ में आ गया कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैश इन हैंड या कैश एट बैंक लिखते हैं, उसके नीचे रिवेन्यू रिसिप्ट लिखते हैं, उसके नीचे रिवेन्यू पेमेंट लिखते हैं। इसके बाद क्रेडिट साइड में ओपनिंग अगर ओवरड्राफ्ट आता है तो वो लिखते हैं, उसके बाद रिवेन्यू पेमेंट लिखते हैं, ठीक है। और फिर क्या लिखते हैं, रिवेन्यू पेमेंट, ये कैपिटल पेमेंट लिखते हैं, और फिर कंपेयर करके निकालते हैं बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। और ये बनाने का नेचर हमको याद है कि ये कैश बेसिस पे बनता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें रिवेन्यू और रिसिप्ट्स दोनों प्रकार के आइटम्स को लिखते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि नगद में लेन देन होना चाहिए तभी लिखेंगे, उधार उधार का लेखा जोखा हम इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ कैश बेसिस यूज होता है ना कि इक्वल बेसिस, ठीक है। तो ये चरण यहाँ पे लिखा हुआ, ये चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आपको सेम जो भी आपको बताएं वही चीजें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें खुद भी कर सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है फिर कुछ एग्जाम्पल, जो भी चीजें हम लोग सीखे ना उससे रिलेटेड आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, निकला कि नहीं। अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 बनाना सीखेंगे। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। अभी तक हम लोग फॉर्मेट देख चुके हैं, बनाने का तरीका देख चुके हैं, तो क्वेश्चन ये एग्जाम्पल तो बना ही सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं ना। तो चलिए ध्यान से इसको समझते हैं, और हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। चूंकि एग्जाम्पल देख रहे हैं तो सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, तो बाद में उसको देख लेंगे कि सही हम लोग सेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, रोटरी क्लब हैज कीप्ट इट्स अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। किस बेसिस पे रखा है, कैश बेसिस पे रखा है, ठीक है। ये हमारा रह गया कैश बेसिस। एंड फिगर्स फॉर द लास्ट ईयर आर गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, ठीक है। आपको क्या बोला है कि रोटरी क्लब जो है वो अपना अकाउंट रखता है कैश बेसिस पे, और नीचे जो फिगर दिया हुआ है वो लास्ट ईयर का दिया हुआ, और आपको क्या बनाने बोला है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब जैसे रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाएगा तो आपके दिमाग में वो सारा रूल रेगुलेशन आ जाना चाहिए कि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बोलेगा तो डेबिट साइड में आपको रिसिप्ट लिखना है, क्रेडिट साइड में आपको पेमेंट लिखना है, कैश बेसिस को लागू करना है, ठीक है। ऑल रिसिप्ट्स को लिखना है, चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे वो पेमेंट हो, और ऑल पेमेंट को लिखना है, चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो,
ओपनिंग बैलेंस यहाँ ध्यान से देखना है कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या, तो उसको सबसे ऊपर लिखना है डेबिट साइड में, अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। और लास्ट में कंपेयर करके आपको निकालना है क्लोजिंग बैलेंस, किधर निकलेगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, कभी कभी डेबिट साइड भी आएगा, लेकिन ज्यादातर चांस है कि वो क्रेडिट साइड में ही आएगा। अब यहां से देखते हैं हम लोग क्या क्या मटेरियल अपना दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रेंस फी रिसिप्ट। क्या लिखा हुआ है, इंट्रेंस फी रिसिप्ट। अपने माइंड में आप कैलकुलेशन करते जाइए कि कौन सा आइटम किधर जाएगा। जैसे ये इंट्रेंस फी रिसिप्ट लिखा हुआ है, बताइए कहां जा सकता है ये। आप लोग थोड़ा इधर दब जाइए ना, थोड़ा दब जाइए। रिसिप्ट, इंट्रेंस फी रिसिप्ट किस साइड जाएगा, डेबिट साइड, मतलब रिसिप्ट साइड में जाएगा। क्योंकि नाम से पता चला रिसिप्ट, और ऐसे भी रिसिप्ट साइड में आपको लिखना है, मतलब प्राप्ति होगा तो रिसिप्ट साइड में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिखता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कौन देता है, सदस्यों के द्वारा मिलता है, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ का आय का मुख्य साधन होता है। ठीक है, क्या मुख्य साधन होता है, सब्सक्रिप्शन। तो क्या लिखता है, रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का प्राप्त हुआ, तो किधर लिखेंगे फिर, रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में। ठीक है, फिर बोलता है मिस्टर एक्स फी रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, मिस्टर एक्स से फी प्राप्त हुआ इस साल, कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल खर्च को भुगतान कर रहे हैं, किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अच्छा, अगर आपसे ये ऐसा पूछा जाए कि ये एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है, पूंजीगत है या आयगत है, तो क्या बताएंगे, एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर ये हमारा आयगत है, क्योंकि कोई एसेट्स तो नहीं खरीद रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे। ठीक है, एक्सपेंस अनपेड दिस ईयर, इस वर्ष के अदत्त व्यय, किधर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसका भुगतान ही कहां किया, अदत्त है, बकाया है। हम लोग कैश बेसिस का मतलब पढ़ रहे हैं, जो नगद में लेन देन होगा हम उसी को लिखेंगे, तो ये तो बकाया रह गया, तो क्यों लिखेंगे। समझ में आया अंतर, कैश बेसिस का मतलब समझ में आया। अगर यही एक्रूअल बेसिस होता तो इसको भी हम लोग लिखते, और वो एक्रूअल बेसिस हमारा कब लागू होगा, जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब, नेक्स्ट खाता बनाएंगे तब। तो यहां ध्यान रखना है कि कोई भी आउटस्टैंडिंग, डिप्रिसिएशन, एक्यूड, एडवांस, ठीक है, ये सब चीजों का लेखा जोखा रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद तो ये हमारा छूट गया। नेक्स्ट, सरप्लस ऑन बार अकाउंट। ठीक है, तो बार अकाउंट का सरप्लस से अधिक है तो क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। उसके बाद है सेक्रेटरी होनोरियम, सचिव की मानदेय राशि, सचिव को मानदेय राशि दे रहे हैं, किधर लिखेंगे, पेमेंट साइड में। उसके बाद लिखता है कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कहां लिखेंगे, कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, डेबिट साइड में सबसे ऊपर लिखेंगे। बोले तो थे ओपनिंग बैलेंस है ना ये, टू बैलेंस किस नाम से, बीडी, उसके नीचे लिखेंगे कैश इन हैंड। उसके नीचे लिखा हुआ लॉकर रेंट रिसीव्ड, किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। और फिर लिखता है इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट, इन्वेस्ट किए हैं पैसा, तो किधर लिखेंगे, पेमेंट के साइड में। और किस हेडिंग में जाना चाहिए, कैपिटल, कैपिटल पेमेंट है ना। तो यहां तक बातें क्लियर है। बाकी आप बनाएंगे अभी से रिलेटेड, आपको हम कुछ क्वेश्चन भी दिखा देते हैं ना, उसको आपको घर से खुद बनाना है। ठीक, अब देखते हैं कि क्या जितना चीजें हम लोग यहां देखें वो सब सही है। देखिए ये नीचे आपको दिखेगा खाता, आप लोग अपना स्क्रॉल कर लीजिए। देखिए लिखा हुआ रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, एक साइड लिखा हुआ सॉल्यूशन में डेबिट, एक साइड लिखा हुआ क्रेडिट, उसके बाद लिखा हुआ रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। ठीक है, यहाँ ऊपर में लिखा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड ओपनिंग 4700 रुपए, उसके नीचे लिखा हुआ इंट्रेंस फी, उसके नीचे लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन, उसके नीचे लिखा हुआ मिस्टर एक्स फी, लॉकर रेंट और सरप्लस ऑन बार अकाउंट। उसके बाद देखो नीचे इधर लिखा हुआ एक्सपेंसेस, उसके बाद लिखा हुआ सेक्रेटरी होनोरियम्स, इन्वेस्टमेंट और बैलेंस सीडी। यहाँ पे कभी अनपेड वाला कोई अमाउंट लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है ना। अब नीचे आपको हिंट भी किया हुआ है, आदत व्यय को प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं दिखाया जाता बल्कि इसे आय व्यय खाते में दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनता है, इसलिए हम लोग इसको उधार का लेखा जोखा इसमें नहीं करते। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 का बी देखते हैं। ठीक है, यहां क्या लिखता है कि मयूर क्लब हैज 300 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ₹10 ईच पर मंथ। ठीक है, मयूर क्लब हैज 300 मेंबर्स, उसमें कितना मेंबर्स है, कितना सदस्य है, 300।
और प्रत्येक सदस्य जो है वो 10 रुपए चंदा देता है। तो टोटल चंदा कितना आना चाहिए साल के अंत में? 3000। एक व्यक्ति 10 रुपए देता है और 300 व्यक्ति है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। उसके बाद नेक्स्ट सुनिए, द क्लब हैज ए फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, क्या लिखता है कि द क्लब हैज ए फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ ₹80,000, 10% पर एनम इंटरेस्ट इन, उसको बंद करिए पेन, पर एनम इंटरेस्ट इन बैंक। ठीक है, द क्लब रेंट्स सम पोर्शन ऑफ बिल्डिंग ₹2,000 पर डे। सबसे ऊपर वाला बंद करिए, सबसे ऊपर ये साइड का, बैठ जाइए अपनी जगह पे। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है आपसे कि क्लब का बैंक में 10% वार्षिक दर से 80,000 रुपया अस्थाई जमा है। ठीक, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है। और क्लब भवन का कुछ भाग 2,000 रुपये प्रतिदिन की दर से किराए पर उठाए हुए हैं, तो ये आपका इनकम है, रैकरिंग नेचर का है, तो क्या कहलाएगा? आयगत में चला जाएगा। अब सुनते हैं नेक्स्ट। देखिए फिर नीचे क्या बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। ठीक है, आपको क्या करना है कि 31 दिसंबर 2023 का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, जो नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन समझने में? नहीं ना। नेक्स्ट बोलता है ऑन 1 जनवरी 2023 कैश बैलेंस 6,300। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2023 को रोकड़ शेष 63 रुपए है। तो आपको पता है ये कहां जाएगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे कैश इन हैंड, और कितना लिखेंगे उसमें अमाउंट? 6300। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसिव्ड फॉर 9 मंथ्स ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कितना प्राप्त हुआ? 9 महीने का आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। तो यहां पे बोलता है क्या कि 10% पे इन्वेस्ट किया 80,000 रुपए का अमाउंट, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 9 मंथ के लिए, तो 80,000 इंटू 10/100 और 9/12, और जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग कहां लिखेंगे? रिसिप्ट के साइड में लिखेंगे। अभी वो कैलकुलेशन आपको नीचे दिखेगा, बस ये बातें ध्यान रखिए जो आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखता है 40 मेंबर्स हैव नॉट पेड सब्सक्रिप्शन फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, ऊपर में क्या बोला कि टोटल 300 मेंबर था, जो प्रत्येक जो मेंबर है वो 10 रुपए चंदा देता था। नीचे क्या बोला है कि इसमें से 40 जो मेंबर है वो लास्ट 2 महीने का पैसा आपको नहीं दिया। तो 2 महीने का पैसा नहीं दिया तो 40 मेंबर 1 महीने का नहीं दिया, मतलब 10 रुपया नहीं दिया, तो कितना हो जाएगा? 400 रुपया, और 2 महीने का 4 दूना 800 रुपया। 800 रुपया आपको नहीं मिला, मतलब 3,000 में 800 रुपये नहीं मिला, तो कितना मिला? 2200 रुपये। यही तो हुआ ना, सही कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम लोग। 40 मेंबर 10 रुपये है तो 1 महीने का 400 रुपये ही तो होगा। ठीक है, तो 800 रुपये आपको नहीं मिला तो कितना मिल रहा है? 2200 रुपये। तो टोटल हम लेखा करेंगे तो कितना दिखाएंगे? केवल 2200 रुपये का। नीचे बोलता है वर्ष के दौरान भवन 10 दिन के लिए किराए पर दिया गया। कितना दिन के लिए दिया गया? 10 दिन के लिए। यहाँ पे बोलता है कि पर डे का किराया कितना है? 2000, तो 10 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 20,000 होगा ना। इसको किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। नेक्स्ट, वेतन के 28,000 रुपया और अन्य व्यय के 17,000 रुपये चुकाए, तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना, पेमेंट के साइड में लिखेंगे। और बोलता है 15,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, किधर लिखेंगे? पेमेंट के साइड में। ये कौन सा खर्च है? कैपिटल वाला। ऊपर वाला दोनों कौन सा है? इनकम वाला, रिवेन्यू वाला। ठीक है, अब यहां तक बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ या फिर सॉल्यूशन है, देखते हैं। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन है। अभी जो जो बातें आपको बताएं, सबसे पहले बैलेंस बीडी आपका 6300 रुपये लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन में 32,200 रुपये लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। हम लोग वहां पे सब्सक्रिप्शन को थोड़ा गलत कैलकुलेशन कर रहे थे। देखो यहाँ पे क्या लिखता है ना, पर मंथ लिखा हुआ है। हम लोग ये मंथ को स्किप कर गए थे, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो 1 महीने का मतलब 1 महीने का 10 रुपए, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 120 रुपये एक मेंबर से मिलेगा। और टोटल मेंबर कितना है? 300 है, तो 120 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो भारतीय 36,000 होगा। अभी तो टोटल 300 से करेंगे तो 36,000 होगा ना। ऐसे एक मेंबर 1 महीने में 10 रुपए देता है, तो 12 महीने में टोटल कितना पैसा देगा?
120 रुपए देगा। अब इस प्रकार से हमारे पास टोटल कितना मेंबर है, 300 मेंबर है, तो 300 120 रुपए करके देगा साल के अंत में, तो कितना पैसा देगा, भारतीय 36 24 बढ़ते 3600 36 रुपए देगा। अब इसमें से नीचे क्या बोलता है कि उसमें से 40 जो मेंबर है वो लास्ट 2 महीने का पैसा आपको नहीं दिया, तो अभी हम लोग कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, 800 रुपए नहीं दिया, तो 36,000 में 800 रुपए घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 35,200 रुपए। तो देखो यहाँ पे 35,200 रुपए दिख रहा है, दिख रहा है ना, और यही वर्किंग नोट यहाँ पे नीचे किया हुआ कैसे निकाला है वो, क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। अभी इसको निकालने का तरीका बताए थे कि 80,000 रुपए का 10/100 कर देंगे, और कितना महीने के लिए मिला, केवल आपको 9 महीने के लिए, तो 9/12 करेंगे। देखो यही कैलकुलेशन यहाँ पे किया, 80,000 10/100 9/12 तो 6,000 रुपए निकला, 6,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया। और रेंट रिसिप्ट है आपका 20,000 रुपए का, क्योंकि एक दिन का 2,000 रुपए, तो 10 दिन का 20,000 रुपए। और इधर लिखा हुआ फिर सैलरी आपका 28,000 रुपया, अदर एक्सपेंस 17,000 रुपए का, और फर्नीचर खरीदा 15,000 रुपए का। अब हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे तो लास्ट में कितना निकलेगा, 75,100, ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख लिए एग्जाम्पल नंबर 1 का B। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1 का C, ठीक। यहां क्या लिखता है, विजय क्लब की निम्नलिखित सूचना के आधार पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता 31 मार्च 2023 के लिए तैयार कीजिए। On the basis of following information, prepare receipts and payment account in the books of Vijay Club for the period of 31st March 2023. Subscription received for the previous year 2021 to 22 कितना मिला, 40। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ड 2022 टू 23 360, और सब्सक्रिप्शन नोट रिसिप्ड फॉर द करंट ईयर 60, यानी कि आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नीचे क्या लिखता है, रेंट ऑफ रूम कितना मिला, 20, कौन सा ये आ रहा है, रिसिप्ट के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। उसके बाद गेम फी जो है वो 100 कितना है, 20, और कैश रिसिप्ड फ्रॉम कैंटीन ₹250। अब भुगतान में क्या क्या किया, तो देखिए सैलरी पेड है 200 का, रिपेयर का 24 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 60 है, और जलपान गृह की सामग्री का 170 है, और चौकीदार की मजदूरी का 136 है। और नीचे वह है आपका इलेक्ट्रिसिटी का 80 है, और रेंट एंड रेट्स का आपका 100 है। उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, हाँ नीचे एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, ठीक है, कितना है, मरम्मत व्यय का 16 है, जलपान गृह का 44 है, और रोकड़ बही 1 अप्रैल 2022 को 36 रुपया, 31 मार्च 2023 को 56 रुपया, यही है ना। तो हम लोग को आउटस्टैंडिंग से कोई मतलब होता है क्या, रिसेप्शन पेमेंट करवाने का टाइम नहीं होता है, पर ओपनिंग बैलेंस से तो मतलब होता है 36 से, और चूंकि ये क्लोजिंग का है तो अभी हम इसको देखने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक वाला लिखेंगे, ठीक। देखिए सॉल्यूशन को भी देखते जाते हैं और समझते जाते हैं साथ में। देखो सबसे पहले 36 रुपए लिखा हुआ है नीचे, उसके बाद अब हम लोग सबसे ऊपर आ जाइए, यहां पे क्या लिखा था, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है 360, यही तो है, तो 360 लिख देंगे। और एक सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का था जो इस साल मिला है, तो आपको बताएं तो उसके शुरू में कि सब्सक्रिप्शन अगर इस साल हमको मिल रहा है, चाहे वो प्रीवियस साल का मिले, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का मिले, चाहे वो करंट का मिले, अगर मिला है तो हम लोग इस साल उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना 21-22 का पैसा 40 रुपए मिला, करंट ईयर का 360 रुपए मिला, और 60 रुपए जो करंट ईयर का बकाया रह गया, बकाया से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों पैसा दिखाएंगे, तो देखिए क्या दोनों का दोनों दिख रहा है, 40 रुपए और 360 रुपए। उसके बाद नीचे देखिए भुगतान के साइड में भी हम लोग रिसिप्ट के साइड देख रहे हैं। अच्छा रिसिप्ट साइड में पहले देखिए, यहाँ पे लिखा रेंट ऑफ रूम का 20 रुपीज, देखो है। उसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ है कीड़ा शुल्क यानी कि गेम फी 120, और साथ में लिखा कैश रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन 250, तो लिखा हुआ है। अब इसमें कोई ऐसा आइटम है जो छूट गया नहीं ना। आगे सुनिए, पेमेंट के साइड में देखो, पेमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, सैलरीज है 200 का, रिपेयर है 24 का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 60 रुपीज का, कैंटीन आर्टिकल्स है 170 का, वेजेज ऑफ वॉचमैन है 136 का, इलेक्ट्रिसिटी 80 का, और रेंट एंड टैक्स है 100 का। जैसा है वैसा सेम टू सेम सबको लिख देना है,
ठीक। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 56 लिखा हुआ है, तो 56 को यहाँ पे हम क्या किए, लिख देते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से जोड़िए और यहाँ से सबको घटाइए तो ये आपका 56 आ जाएगा। वो दिया हुआ है तो ठीक है, अगर आ गया तो मैच कर गया, आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कोष आधारित लेखांकन तथा गैर कोष आधारित लेखांकन। ये इस चैप्टर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी जितना एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को तो क्वेश्चन नहीं भेजे हम, अभी भेज देंगे। देखिए अभी तक हम लोग जितना एग्जाम्पल पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्या है, आपका क्वेश्चन है जो आपको अपने घर से बनाकर लाना है। एक एग्जाम्पल अभी हम एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं कि जो आप समझे हैं वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। उसके बाद जो शेष बचेगा 1 का बी, सी, डी और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको अपने घर से प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का ए अभी हम आपको समझा देंगे, वो भी आपको बनाना है। 1 का बी आपको खुद से ट्राई करना है, 1 का सी खुद से ट्राई करना है, 1 का डी खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए में क्या लिखते हैं, आप लोग को भी आएगा तो बताइएगा कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कितना आपको आया कि नहीं। देखिए इसमें क्या लिखता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब रांची, सॉरी रांची है ना, हाँ रांची फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2023। यानी कि निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब रांची का प्राप्ति और भुगतान खाता बनाइए। नीचे का इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए क्या क्या होता है, रिसिप्ट चाहिए होता है और पेमेंट चाहिए होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखता है, देखो कैश इन हैंड, इंग्लिश वाला में देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा है, कैश इन 1/1/2023 यानी कि ओपनिंग कैश कितना लिखा हुआ है 9,800, ठीक है। तो ये आपका कहां जाएगा, रिसिप्ट्स के साइड में सबसे ऊपर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और उसके नीचे लिखेंगे कैश इन हैंड 9800 रुपए। उसके बाद क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शंस, तो सब्सक्रिप्शंस कहां जाएगा, ये भी रिसिप्ट्स के साइड में जाएगा 75,200। स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन लिखा हुआ है, ये लिखेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन लिखेंगे, चाहे वो पूंजीगत हो चाहे आएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लिखना तो है ना इसमें, बस नगद में आना चाहिए। ये डिफरेंस तब करेंगे जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब। अभी तो पूंजीगत हो आएगा तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बस कैश में आ गया तो लिख लेंगे। तो ये भी हम लोग लिखेंगे, पर किधर लिखेंगे, रिसिप्ट्स के साइड में। उसके बाद लिखता है एंट्रेंस फी 8,600 रुपए, लिखेंगे, लिखेंगे ना, किधर लिखेंगे, प्रवेश शुल्क है, सदस्यों के आने पे पैसा तो आ रहा है ना, तो किधर लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। रेंट ऑफ क्लब हॉल, क्लब हॉल का रेंट है तो मिला है ना आपको, तो 10,000 रुपये 800, 10,800 किधर लिख, 500 रुपये किधर लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज तो किधर जाएगा, ये पेमेंट के साइड में 7,000। उसके बाद सैलरी एंड वेजेज 45,000, ये भी पेमेंट के साइड में जाएगा, ये साइड में जाएगा। होनोरियम टू सेक्रेटरी ये भी उधर ही जाएगा, पेमेंट के साइड में। न्यूज़पेपर 2,000 ये किधर जाएगा, ये भी पेमेंट के साइड में जाएगा। ऐसा थोड़ी बोले कि इसको सेल किया है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट किधर जाएगा, बैंक से डिपॉजिट से पैसा हमको मिल रहा है, रिसिप्ट साइड में। फर्नीचर परचेज्ड किधर जाएगा, फर्नीचर खरीदे हैं 2,000 रुपए का, तो पेमेंट किए है ना, तो किधर जाएगा, पेमेंट के साइड में जाएगा। और कौन सा पेमेंट है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद बोलता है मिसलेनियस एक्सपेंस 10,000 का, ये भी पेमेंट के साइड में जाएगा। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया कि कैसे बनेगा। तो अभी आपका ये होमवर्क है 1 से लेके 2 तक बना के लाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो है इसका पार्ट वो देखेंगे, ठीक है। तो इस क्या कोई डॉट नहीं ना, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं।